मुझे शिमला बुलाने के लिए धन्यवाद। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीवास्तव जी का। इनकी जो फाउंडेशन काम कर रही है और जो ये पर्सनल तौर पे कर रहे हैं वो हमारे लिए भी और कंट्री में दूसरे लोगों के लिए भी एक एक्चुअली इंस्पिरेशन है कि वो कितना सारा चेंज ला पाए हैं हिमाचल में, यहाँ की फैसिलिटीज में, पॉलिसीज में। तो जैसे मुझे आपसे बात करने के लिए कहा गया है टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो इसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूँ अपने बारे में, थोड़ी अपनी लाइफ के बारे में और बताकर आपको ये समझाने के लिए कि टेक्नोलॉजी और अच्छी ट्रेनिंग से या पूरी जानकारी मिलने से कितना डिफरेंस आ सकता है लाइफ में। वो आप अगर मेरे बारे में थोड़ा जानेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो श्रीवास्तव जी ने जो मेरे बारे में बताया, जो मेरी काफी सारी अचीवमेंट्स बताई, तो ये सब एक्चुअली बहुत पिछले कुछ सालों की ही बात है। मैंने जब अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी तब तक मेरी आईसाइट बिल्कुल नॉर्मल थी और तब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहा था और स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा था। तब एक रेयर तरह के इंफेक्शन की वजह से अचानक बिल्कुल कुछ ही दिनों के अंदर मेरी जो आईसाइट है, जो आंखों की रोशनी है, वो बहुत ही कम हो गई। एक आंख में बिल्कुल चली गई और दूसरे आंख में बहुत ज्यादा ही कम हो गई। अच्छे ट्रीटमेंट के बावजूद, बेस्ट हॉस्पिटल पे जाने के बावजूद उन्होंने बताया कि अब ये इससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती और उस आईसाइट से मेरे लिए लिखना पढ़ना मुश्किल था और उस वक्त तो मुझे ये भी लगता था कि मैं शायद बाहर भी नहीं जा सकता और कोई काम कुछ नहीं कर सकता। तो जैसा होता है कि परिवार को और मुझे भी बहुत धक्का लगा, बहुत दुख हुआ और आमतौर से हमारे समाज में ये बात लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनका बच्चा या बेटा या बेटी डिसेबल हो गया है, ब्लाइंड हो गया है। उस नाम से तो बिल्कुल बचना चाहते हैं लोग कहने या मारने से। तो ऐसा ही हुआ और परिवार एलोपैथिक में नहीं सही तो कुछ आयुर्वेदिक से हो जाए, कुछ होम्योपैथिक से हो जाए, यहाँ तक कि कुछ तंत्र मंत्र या कुछ बाबा लोगों से हो जाए। तो ये सब चलता रहा मेरे साथ करीब 5-6 सालों तक बैठा। तो आप देखिए कि हमारे कंट्री में अवेयरनेस की कितनी कमी है कि 6 सालों तक ये अच्छे हॉस्पिटल्स में जाने के बाद अच्छे डॉक्टर्स से मिला मैं और भी लोगों से मिलता रहा, लेकिन किसी ने ये नहीं समझाया, बताया कि कोई बात नहीं, आपके पास पढ़ने लिखने के या कुछ और करने के कुछ अवसर है, कुछ तरीके हैं। और इस वजह से मेरी लाइफ के बड़े कीमती 6 साल वेस्ट हो गए, जो शायद वही वक्त होता है जब आप अपना कैरियर बनाते हैं, फ्यूचर बनाते हैं। और ये सब तब जब मैं दिल्ली में रह रहा था। तो और अब तो खैर मैं जब इतने सालों बाद हजारों लोगों के साथ काम कर चुका हूँ तो मुझे जाना है मैंने कि ये बहुतों के साथ होता है और 6 साल क्या 10-10 साल भी लोगों के वेस्ट होते हैं और 20-30 साल भी हो जाते हैं। तो फाइनली लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जैसे और लोग हो नहीं दुनिया में और उनके लिए कोई काम ना करता हो या कुछ सुविधाएं ना हो। तो मैंने अपने आप ही कुछ टेलीफोन वगैरह के जरिए कोशिश की पता करने की कि क्या ऐसे कोई संस्था है जो ऐसे लोगों के लिए काम करती है। तो मुझे एक संस्था का पता लग गया और सहयोग से वो संस्था बिल्कुल मेरे घर के रोड की दूसरी तरफ थी, मतलब बहुत पास। और वहां जाते ही मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और बड़ा अफसोस हुआ कि 6 साल मैं रोड के दूसरी तरफ था और वहां किसी ने भेजा नहीं, मतलब कितना ही गलत हुआ। तो उस वक्त ही मुझे वहां पे दिखाया गया कि ये देखो, ये टॉकिंग कंप्यूटर है, इस पे तुम काम कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। तो मुझे लगा कि वाकई में जो
जो आंखों की जो रोशनी कम होने से, विजन कम होने से जो एक बड़ी समस्या आती है कि लिखने पढ़ने की क्षमता, और दूसरे लोगों की तरह, आम लोगों की तरह लिखने पढ़ने की जो क्षमता चली जाती है, उसका समाधान मुझे यहाँ मिल सकता है। तो वहां पे मैंने फिर उसको सीखने में, उस टेक्नोलॉजी को सीखने समझने में काफी समय लगाया। उस वक्त ये चीजें इंडिया में तभी नहीं सीखी, और जहां मैं सीखने गया था वहां पे भी वो शुरुआती दिन थे। तो मैंने वहां पे कोर्स किया, लेकिन कोर्स के अलावा बड़ी मेहनत की, बहुत सेल्फ लर्निंग किया, बहुत एक्स्ट्रा टाइम दिया, और फिर वहां पे मुझे पहले ट्रेनर के तौर पे काम मिला और फिर आगे चीजें होती गई। तो ये बात है 2000 की, यानी आज से 18 साल पहले की। उस वक्त मैं आप में से ही किसी स्टूडेंट की तरह था या शायद उससे बुरे हालात में था, जिसे अपना फ्यूचर का पता नहीं था, बिल्कुल डिप्रेस था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें क्या ना करें। और अब 18 सालों में इतना चेंज आया है कि मैं उसी इंस्टीट्यूशन का हेड हूँ, मैं वहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और जो श्रीवास्तव जी ने बताया कि मैं काफी मुझे फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारा काम करने का बहुत सारा मौका मिला है। तो सही ट्रेनिंग, सही टूल्स, टेक्नोलॉजी अपनाने से बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में तो बिल्कुल एक काया पलट सा हो गया, कुछ नहीं से बहुत कुछ तक मैं पहुंच गया। तो ये सब संभव हुआ कि मैंने टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपनाया और अपनी रीडिंग राइटिंग एबिलिटी जो चली गई थी उसको पूरी तरह से हासिल किया, पूरी मजबूती के साथ, और शायद बहुत सारे दूसरे लोगों से बेहतर भी। तो एक बात मैं बीच में जोड़ना चाहता हूँ, इन दोनों को नेशनल लेवल पर जो इन्होंने इनका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो भारत सरकार का बहुत प्रेस्टिजियस जो नेशनल अवार्ड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, दोनों को प्रेसिडेंट से नेशनल अवार्ड भी मिला है। पहले कपल होंगे जिनको दोनों को अपने अपने अचीवमेंट के लिए नेशनल अवार्ड मिला। आज ये बड़ा सहयोग था कि बीना को बेस्ट रोल मॉडल के लिए और मुझे अपने काम के लिए एक ही साथ ही मिला था। तो कई लोगों को लगा कि शायद वाइफ हस्बैंड होने की वजह से मिला, लेकिन ऐसा ये थोड़ा एक सहयोग था। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहता हूँ कि आजकल क्या चीजें उपलब्ध है, क्या क्या लोगों को अपनानी चाहिए। तो जैसे अगर हम केवल अगर थोड़ा सा अपने आप को विजुअल इम्पेयरमेंट की तरफ, तो थोड़ा सा उसमें ज्यादा बताता हूँ। वैसे ओवरऑल आजकल जो खास करके टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी की डेफिनेशन बिल्कुल बदल गई है कि कोई व्यक्ति अगर डिसेबल्ड है और वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये अब कोई अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता, और करता है तो वो बड़े रिस्क पे है, उसकी बात कभी भी गलत हो सकती है। तो जैसे आप बीना को एक प्रिंटेड पेपर दे दें तो आम धारणा होगी कि टोटली ब्लाइंड होने की वजह से अपने आप उसे नहीं पढ़ सकती, लेकिन टेक्नोलॉजी ने ये बात बदल दी है। तो टोटली ब्लाइंड व्यक्ति भी बिना किसी की मदद के कोई उसके पास चिट्ठी आ जाए तो उसे पढ़ सकता है। तो जैसे कि एक बड़ी चीज, बहुत बड़ी एक जो पॉसिबिलिटी है वो टेक्नोलॉजी की वजह से आई है। इसी तरह से कभी ये लोग सोचते नहीं थे कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। इंटरनेट पे से जानकारी भी ले सकते हैं, इंटरनेट हम बना सकते हैं, यहाँ तक कि वेबसाइट बना सकते हैं, हम वेबसाइट मेंटेन करने का काम कर सकते हैं, वो नौकरी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आजकल जो स्मार्टफोन आते हैं टच स्क्रीन वाले, उसका भी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज उसमें, लगभग हर चीज की जा सकती है। तो वैसे हर चीज तो कोई भी नहीं कर सकता। जो नॉन डिसेबल्ड लोग कमरे में बैठे हैं
आपकी नजर ठीक है, आंखें ठीक है, लेकिन कई काम आप भी नहीं कर सकते। शायद प्लेन आप नहीं चला सकते। आप में से बहुत लोग शायद गाड़ी भी चलाना नहीं सीखा होगा आपने। इसी तरह से जो लोग डिसेबल्ड हैं, कुछ काम तो वो भी नहीं कर सकते, और ये इसमें कोई आश्चर्य की या कुछ शर्म की या कुछ कम महसूस करने की कोई बात नहीं है। सबकी कोई ना कोई छोटी बड़ी लिमिटेशन तो होती ही है। डिसेबिलिटी वास्तव में एक हमें उसको डाइवर्सिटी की तरह, जैसे विविधता कहते हैं, उसकी तरह मानना चाहिए। जैसे समाज में कोई लंबा है, कोई हाइट में छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो इसी तरह से कभी किसी वजह से भी, कभी किसी के की आंखों में कोई तकलीफ है या चलने में है, और ऐसे ये बात तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच ये है कि किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। कभी टेम्पररी भी हो सकता है, कभी परमानेंट भी हो सकता है। किसी को चोट लग जाती है तो थोड़े दिन के लिए टेम्पररी डिसेबल्ड हो जाते हैं। और किसी ने कहा है कि इस धरती पे सभी लोग केवल टेम्पररी एबल्ड हैं, यानी कि अगर हम काफी जिएंगे तो सभी लोग डिसेबल तो हो ही जाएंगे। 70, 80, 90 साल में या जो भी उम्र हो, सभी लोग कुछ ना कुछ डिसेबल तो हो ही जाएंगे। या तो थोड़ा कम देखेंगे, या कम सुनेंगे, या चलने में तकलीफ हो जाएगी। और 70, 80 साल क्या बोलूं, आजकल तो शायद 50, 60 साल से भी हो जाता है। तो वाकई में ये बहुत जरूरी है कि डिसेबिलिटी को एक डाइवर्सिटी की तरह, जैसे हम कहते हैं कि अनेकता में एकता, और उस तरह की बात तो उसी तरह से माननी चाहिए। तो सभी टाइप के डिसेबल्ड के लिए, उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए आजकल बहुत कुछ टेक्नोलॉजी और साधन उपलब्ध है। इनमें अगर हम खास करके विजुअली इम्पेयर्ड की बात करें, यानी ब्लाइंड, या आप कह लें पार्शियली ब्लाइंड या लो विजन कह लें, जिनमें सीनियर सिटीजन भी आ जाते हैं जिनकी नजर कुछ कमजोर है, जो लोग या तो बिल्कुल नहीं देख सकते, पढ़ सकते, या कम देख सकते हैं, या ज्यादा देर तक देख नहीं सकते, पढ़ सकते, इन सभी लोगों के लिए जो कुछ खास चीजें उपलब्ध हैं उसके बारे में एक बार बता देता हूँ। कुछ लोग आप में से जानते हैं, कुछ बच्चे इस बारे में, फिर भी जो उनमें जो नई डेवलपमेंट है उसके बारे में एक बार मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, वो है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसका प्रॉपर नाम स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है या स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी है। बहुत आम भाषा में ऐसे बोल देते हैं कि टॉकिंग कंप्यूटर है या टॉकिंग मोबाइल है, लेकिन दरअसल क्या है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी आम कंप्यूटर में या मोबाइल फोन या टैबलेट, ऐसी किसी भी चीज में या तो डला होता है या डाला जा सकता है। और उसके बाद जो जानकारी, जो कुछ स्क्रीन पे जानकारी, इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो ये सॉफ्टवेयर उसे पढ़कर सुना सकता है, बोल सकता है। तो जो लोग आंखों से देखकर नहीं पढ़ सकते स्क्रीन को, वो लोग कानों से सुनकर उसी चीज को पढ़ सकते हैं। तो ये चीज मैं आप में से कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा नया हो, इसलिए मैं एक बार थोड़ा आपको कंप्यूटर से दिखाता हूँ। मुझे लगता है आप केवल मेरे लैपटॉप की आवाज सुन पाएंगे इस वक्त। तो जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एक आम लैपटॉप है, मार्केट से खरीदा हुआ एक आम लैपटॉप। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो ब्लाइंड बच्चे यूज करते होंगे उनमें कुछ ब्रेल वाला कीपैड या कुछ अलग होता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि
जो टेक्नोलॉजीज है डिसेबल के लिए वो जैसे कहते हैं कि मेन स्ट्रीम है, मतलब कुछ अलग से नहीं, आम किसी भी ऑफिस में रखे लैपटॉप को भी लाइन में यूज कर सकता है। यूनिवर्सिटी के लैब में जो कंप्यूटर लगे हैं उससे भी लाइन बच्चे यूज कर सकते हैं। इस वक्त मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है और आप देखिए कि मैं इस पर कुछ काम करूंगा तो मैं इसे पढ़ पाऊंगा। Alt tab, disability awareness and sensitization short session .d. Alt tab, PowerPoint slideshow disability. तो मेरे कंप्यूटर पे कमांड देने के अकॉर्डिंगली काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई प्ले पॉज बटन है, मेरे पास पूरा कंट्रोल है। मैं जो जानकारी चाहता हूँ कंप्यूटर से वो वही बोलेगा। अभी जैसे मेरे स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट है, मैं पढ़ने की कोशिश कर लेता हूँ। Slide 6. Mindset regarding disability. अब ये जो आवाज है ये कंप्यूटर जनरेटेड आवाज है। तो शुरुआत में समझने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आती है और जल्दी ही फिर यूज हो जाती है। आवाज बदली जा सकती है, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। आवाज को धीरे कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। Slower, slower, slower. अब आप देखिए Mindset regarding disability. Bullet 2 in the conditioning of the mind. Bullet sympathy. जैसे इसने बोला भी शब्द बोला है सिंपैथी। Bullet sympathy. Bullet neatness. Bullet favorite. समझ पा रहे हैं आप कुछ आप ये सब? Bullet anchor. तो ये मैं अपने लैपटॉप से कुछ पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे और वो चीजें मेरे कमांड के मुताबिक स्क्रीन रीडर मुझे सुना रहा है। तो फिलहाल ये मैंने आपको इंग्लिश में दिखाया, अभी मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ। Extend. Do enter. Escape. Select the white B overlay. Alt tab, PowerPoint slide, alt tab, cabinet down. slower. उज्जैन बहुत प्राचीन नगर है वो न slower. उज्जैन बहुत प्राचीन नगर हिरण्यवल एक लकीर के फकीर अब आप ये लाइन समझ पा रहे हैं? यस क्या बोला इसने? लकीर के फकीर। हाँ वो अगली लाइन थी slower. और धीरे सुनते हैं। हिरण्यवल एक लकीर के फकीर लकीर के फकीर, ये एक जो कहानी है वैसे सामने मेरे, तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उज्जैन बहुत प्राचीन नगर है वो उज्जैन बहुत प्राचीन नगर है। तो ये आवाज को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद लोग इसे सीख लेते हैं। और ये स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी अगर किसी हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे ने सीख ली तो फिर लगभग सारे काम जो कंप्यूटर पे किए जाते हैं वो सब कुछ कर पाएंगे। यानी कि अगर स्कूल लेवल पे है तो अपनी किताब पढ़ना, अपने होमवर्क वगैरह खुद लिख लेना, अपने एग्जाम भी कंप्यूटर से लिख लेना, और अगर वो किसी यूनिवर्सिटी लेवल में गए तो अपनी रिसर्च के लिए काम करना, उसके लिए अपने पेपर बनाना, और इंटरनेट से काफी रिसर्च करके मटेरियल इकट्ठा करना। इसी तरह से अगर ऑफिस में हो तो जो भी वहाँ का काम हो, जैसे ईमेल वगैरह के जरिए लोगों से कांटेक्ट करना,
या फिर कुछ बहुत सारा डेटा मैनेज करना, बहुत सारे लोगों के नाम, पते, एड्रेस वगैरह वगैरह। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये अब बहुत एडवांस हो चुकी है। करीब करीब अब 25 सालों से ये है अवेलेबल। मैं इसे 18 सालों से यूज कर रहा हूँ, कुछ लोग 25 सालों से यूज कर रहे हैं। अफसोस ये है कि अभी भी सब तक नहीं पहुंची है। वो बहुत ही हमें एक्चुअली इसमें बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि इतनी ज्यादा मददगार और पावरफुल चीज है ये। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जब ब्लाइंड व्यक्ति इसका यूज करते हैं तो वो सोसाइटी में बिल्कुल आराम से काम कर सकते हैं, डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं जो ईमेल लिखूंगा वो दूसरे लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, जो वो लिखेंगे मुझे वो मैं पढ़ सकता हूँ। अनलाइक कि अगर मैं कोई और माध्यम अपनाऊं लार्ज फ्रेम ब्रेल ऑडियो का, तो वो आमतौर से केवल मेरे लिए होगा। उस माध्यम में मैं किसी और को कम्युनिकेट करूंगा तो वो या तो उसे नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे या उनको सुविधाजनक नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो मददगार टेक्नोलॉजी है वो स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी है। अच्छी बात क्या है कि अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात, कोई कीमत नहीं इसकी। कोई भी लैपटॉप हो उस पर ये सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है। और सबसे बड़ी जो नई डेवलपमेंट, ये ज्यादातर इंडियन भाषाओं में भी काम करता है। अभी मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी सुनाया, तो ये पंजाबी और गुजराती या तमिल, मराठी, ऐसे जो सब बहुत सारे जो मेजर लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में ये सॉफ्टवेयर काम करता है। उन भाषाओं में विजुअली इम्पेयर्ड भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो कई तरह के स्क्रीन रीडर मार्केट में या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। उनमें जो फ्री है और जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज सपोर्ट करता है उसका नाम NVDA है। NVDA। तो किसी ने अभी तक ये चीज इस्तेमाल नहीं की या किसी को बतानी है आपको कि भाई यूज करो, उसको बताने वाली बात यह है कि इंटरनेट से जाकर NVDA सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो और वो उन कंप्यूटर पे काम कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सीखना पड़ता है, सीखना जरूरी है। जैसे किसी आम लोग को कंप्यूटर चलाना सीखना जरूरी है, तो विजुअल इम्पेयर्ड को भी सीखना जरूरी है, और उसके बाद थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको दूसरी चीज दिखाना चाहता हूँ या दूसरी चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है उसको टेक्निकली तो हम कहते हैं OCR, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। लेकिन उसको आसान भाषा में समझने के लिए आप कह सकते हैं कि स्कैन करके पढ़ने की सुविधा। तो बहुत से लोगों ने देखी होगी कि स्कैनर होते हैं, कुछ एक मशीन होती है फोटोकॉपियर जैसी, जिससे कोई भी मैटर कंप्यूटर में फीड किया जा सकता है। आमतौर से फोटो को कंप्यूटर में सेव करने के लिए यूज करते हैं, या कोई सर्कुलर हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, उसको स्कैन करके उसकी जैसे कि फोटो ले ली और कंप्यूटर में सेव कर लिया, उसके लिए वो इस्तेमाल होती है। तो उसी चीजों का इस्तेमाल करते हुए और बीच में एक सॉफ्टवेयर और डालकर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विजुअल इम्पेयर्ड भी कर सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो कोई भी प्रिंटेड मटेरियल हो, किताब, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, तो उसको अगर आप स्कैनर पे रखें, सही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, तो वो मैटर कंप्यूटर फीड हो जाएगा और टॉकिंग सॉफ्टवेयर उसको पढ़कर सुनाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत आम हो चुकी है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं जो लोग जो NGOs वगैरह इसके बारे में जानते हैं। पूरी की पूरी किताब कंप्यूटर फीड कर दी जाती है और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको आसानी से सुविधा से पढ़ सकते हैं। एक किताब को आपको एक ही बार डालना है, फिर उसके बाद सेव करके आप कितने भी बच्चों को दीजिए और वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो
और अब ये टेक्नोलॉजी बहुत पोर्टेबल हो गई है, यानी कि कंप्यूटर में तो थी, स्कैनर तो था ही, अब स्कैनर जो है उसका शेप बदलता जा रहा है, वो छोटा होता जा रहा है, नए नए तरीके से आ रहा है, और अब सबसे अच्छी बात वो मोबाइल के अंदर समा गया है। तो मोबाइल फोन में कैमरा होता ही है जिससे फोटो लेते हैं लोग, तो उसी कैमरे का इस्तेमाल करके हम किसी पेपर का, प्रिंटेड मटेरियल का फोटो ले सकते हैं और वो हमारे मोबाइल में फीड हो जाएगा और मोबाइल फोन उसको पढ़ सकता है। तो कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। इस चीज में जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी अब इंग्लिश के अलावा हिंदी के लिए भी ठीक ठाक उपलब्ध हो गई है। बाकी इंडियन भाषाओं के लिए पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, वो एक कमी है इस वक्त। लेकिन इंग्लिश और हिंदी के लिए लगभग ये, इंग्लिश के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ऑप्शन है, हिंदी के लिए भी ये ऑप्शन है। तो ये मैं आपको जरा एक बार इसका डेमो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक फोन के जरिए ये दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे फोन में यही टॉकिंग सॉफ्टवेयर स्क्रीन रीडर है, कंप्यूटर की तरह मोबाइल में भी है, और इस वजह से मोबाइल भी मेरा पूरा बोलता है, टॉकिंग है। मोबाइल पे मैं सारे वही काम कर सकता हूँ जो कोई और कर सकता है, फोन करना, मैसेज करना, फेसबुक करना, व्हाट्सएप करना, सब कुछ। और इसी मोबाइल में ये वाला स्कैनिंग सॉफ्टवेयर भी डाला है जिससे कि वो पढ़ सके। तो मैं टेबल पे रखा एक पेपर मैं ट्राई करूंगा। 11:27 device unlocked. Camera active. Right swipe to select camera button and take picture. Take picture button. Done. Back button. Advanced OCR button. Row 4, column 2, in group 5 rows, 2 columns. ID Pro. तो इस वक्त जो आप आवाज सुन रहे हैं ये मेरे मोबाइल फोन से आ रही है, एक आर्म एंड्रॉइड फोन जो मार्केट में मिलता है, टच स्क्रीन फोन। इसमें मैंने एक ऐप डाला है फिलहाल। मैं आप लोगों को बाद में ऐप की स्पेसिफिक बातें भी बता सकता हूँ जिनको इंटरेस्ट है, लेकिन पहले मैं आप देखिए कि संभावना क्या है। Advanced OCR button, row 4, column 2. तो Double tap to activate. मैं इससे फोटो लेने की कोशिश करता हूँ अभी टेबल पे रखे पेपर की। Go back button. Camera active. Right swipe to select picture button. Double tap to take picture and analyze. Double tap to activate. Processing image. Please wait. Processing image. Please back button. ओके, तो मैंने अभी एक पेपर का फोटो ले लिया, टेक पिक्चर आपने सुना होगा। अब मुझे उम्मीद है कि जो टेक्स्ट है वो मेरे मोबाइल में आ गया है और मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। Pause button. Duck next sentence button. कार्यक्रम. देखिए इसने बोला कार्यक्रम। Next sentence button. कार्यशाला दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी. अच्छा, क्या ठीक लग रहा है आपको, करेक्ट लग रहा है? अब आगे पढ़ते हैं। Next sentence button. 10:30. 10:30 टाइम है। Next sentence. 1. अतिथियों का स्वागत. देखिए, एक अतिथियों का स्वागत। तो Next sentence. 1035. ये टाइम होगा 10:35 लग रहा है मुझे। 2. दीप प्रज्वलन. दीप प्रज्वलन। तो देखिए कितनी आसानी से विदिन कुछ सेकंड ही लगे और ये मैटर पूरा मेरे पास है और मैं इसको कर सकता हूँ और मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, किसी को भेज भी सकता हूँ। इसी तरीके से ये तो अभी हमारी आज की वर्कशॉप का प्रोग्राम था, तो कोई किताब भी पढ़ सकता हूँ, कोई न्यूज़पेपर भी और मैगजीन भी। तो ये हिंदी में भी ये सॉफ्टवेयर आ गया है। इसका नाम अभी जो मैंने खास आपको दिखाया इसका नाम है IDEYE-D। ID नाम का एक सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एंड्रॉइड फोन्स के लिए ये उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल करके लोग ये कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में जो अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट बाकी है वो ये है कि
बाकी कुछ भाषाओं के लिए इसको डेवलप करना, और थोड़ा काम और बाकी है हैंड राइटिंग, हैंड रिटन पेपर की स्कैनिंग को संभव बनाना। अभी जैसे मैं बार बार बोल रहा था प्रिंटेड मटेरियल, अभी ये छपे हुए या टाइप रिटन पेपर तो कर रहा है अच्छे से, लेकिन अगर किसी ने हाथ से लिखकर आपको चिट्ठी दी है तो वो ये लगभग काफी गलतियां करेगा, ना के बराबर वो करेक्ट आएगा। इसमें बस एक थोड़ी जो चीज आ गई है वो इंग्लिश में काफी सुधार है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको शायद इंग्लिश का भी दिखा दूं। कोई हैंड रिटन पेपर अच्छा जब खुलेगा हम ट्राई करेंगे। क्या हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ वो तो वैसे भी कर सकते हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज मोबाइल में अब दरअसल बहुत बहुत सारी और सुविधा आ गई है, तो मैं उसमें एक दो चीजें आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ। ओके, अब मैं दूसरे फोन से आपको दिखाता हूँ इसके हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन को जरा ट्राई करते हैं। Seeing AI. ये मैंने अपने दूसरे फोन में एक सॉफ्टवेयर खोला है, इसका नाम Seeing Eye है। Button. Seeing Eye, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ Seeing Eye, फ्री है। Check document. Product. Person. Currency preview. Scene preview. Color preview. Handwriting preview. ओके, तो Take picture. Button. Processing. Professor Nagesh Rat. A.J. Seaster. हाँ, ये प्रोफेसर ये कैसे पढ़ता हूँ? Professor Nagesh Rat. A.J. Seaster. आपने ये लिखा प्रोफेसर नागेश ठाकुर। हाँ, तो यही इसमें थोड़ा सा मतलब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं है, थोड़ा सा कुछ है मिस्टेक जरा सा। अजय सिस्टर भी आपने लिखा है, अजय श्रीवास्तव। तो जैसे इसने एक दो शब्द कम से कम गलत तो किए हैं, लेकिन कुछ शब्द सही भी किए हैं। दरअसल हैंड राइटिंग में चैलेंज है क्योंकि सभी की हैंड राइटिंग अलग होती है, तो टेक्नोलॉजी उसमें उसको पढ़ने की कोशिश में है, लेकिन बहुत तो नहीं, लेकिन काफी सुधार तो है। अभी इसका जैसे एक मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताऊं कि हमारे संस्था में Close. Button. टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया हैंड रिटन, Menu. Button. और Screen lock. वो थोड़ा सा नाराज थे कि जो जिनको टाइपिंग वगैरह के लिए कह रहे थे वो कर नहीं रहे थे, कि भाई वो टाइम लगा रहे हैं, उन्हें करने से मना कर रहे हैं। तो मैंने ये ट्राई किया और उनका जो हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर लगभग मतलब पूरा ही करेक्ट आ गया, और 1 सेकंड में ही वो मैटर कंप्यूटर में फीड हो गया, क्योंकि फोटो भी मैंने और वो करेक्ट आ गया। तो उसको टाइपिंग की पूरी मेहनत बच गई, मतलब जो नहीं हो पा रहा था जल्दी से। तो ये भी काफी प्रॉमिसिंग है, इसमें बहुत ज्यादा जल्दी सुधार हो रहा है इन चीजों में। 11:34 a.m. Screen locked. अच्छा, अब जो थोड़ी एक्साइटिंग चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सब चीजें शायद कई लोगों को बताई थी। आजकल एक चीज है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हम एक दूसरे को तो कहते हैं भाई तुम इंटेलिजेंट हो, बहुत हो, नहीं हो, कम हो। तो आर्टिफिशियल यानी कि जो मशीनें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उनको इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है, उसकी कोशिश हो रही है। और उसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत अलग अलग चीजों के लिए हो रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है उससे। जैसे अपने आप चलने वाली कार बनाना, सिंगापुर और कई जगहों पे अपने आप चलने वाली ट्रेन, बस वगैरह चल भी पड़ी है, और भी बहुत चीजें उससे की जा रही है। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये टेक्नोलॉजी डिसेबल लोगों के लिए भी डिप्लॉय की जा रही है, या उनके लिए भी इस्तेमाल में लाई जा रही है। कई कंपनीज या ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग कुछ चीजें बना रहे हैं, प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं,
और हमारे लिए वो बहुत काम की दिख रही है और इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिख रहा है, मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे अभी ना को बाद में लोग जो इम्पोर्टेंस देते हैं देना बंद कर देंगे। भाई आप लोग तो ब्लाइंड रहे ही नहीं, आप तो सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपका बात खत्म। क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, तो उसका जरा सा ट्राई करते हैं। मेरे पास वो है 11. करते हैं जैसे Menu. 50%. Channel color preview. Channel brownish green. White. Channel. Color handwriting preview. Light. 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 Hand cut. Sync currency preview. Person. 1 to 2 faces. 0 faces. ठीक है। अभी मैंने अपना वही मोबाइल चला रखा है, मोबाइल को स्पीकर से जोड़ रखा है ताकि आप आवाज सुन पाए। तो मेरे मोबाइल में एक मोड है जिसमें मैं जान सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ कि मेरे सामने कितने लोग हैं या कितनी दूर बैठे हैं, इस तरह की चीज जो कि आमतौर से ब्लाइंड व्यक्ति नहीं जान सकता। तो मैं अगर 1 face and 3 faces. 4 faces. अभी मैंने अपना मोबाइल अपने सामने की तरफ किया हुआ है, तो ये जैसे बता रहा है कि 4 फेसेस, शायद 3 faces. 3 या 4 लोग मिल रहे हैं या मेरा 4 मोबाइल है। faces. तो कम से कम इतनी जानकारी तो मिली कि इतने लोग सामने हैं। मैं थोड़ी और ज्यादा भी जानकारी लेने की कोशिश कर सकता 0, हूँ। 1 face, top right, 2 face, 3 face, take 4 faces. आपकी फोटो लेता हूँ। Pause announcements. But take a picture. But take a picture. देखते हैं ये क्या होता है। 3 people detected. 57-year-old man wearing glasses looking happy. 38-year-old woman with black hair looking neutral. ठीक है, तो देखिए ये एज थोड़ा ये आर्टिफिशियल ये गलत बता सकता है कंबाइंड में, लेकिन ये मैन वुमेन सही बताता है करीब ऑलमोस्ट। फेशियल एक्सप्रेशन, आप खुश है या दुखी है, ये भी बताता है, और कपड़े वपड़े भी काफी हद तक बताता है कि आपने क्या पहने, क्या किया। तो अब देखिए ये सुविधा चश्मे में भी आ रही है। Phone. अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है 0 कि faces. एक मोबाइल हाथ में लेके फोटो ले रहा हूँ, तो ये सुविधा वैसे आ गई कि जैसे मैं अपने चश्मे में छोटा सा कैमरा लगा लूं, वो मेरे मोबाइल से जुड़ा रहेगा और मैं जिधर जा रहा हूँ, जिधर चल रहा हूँ, मेरे कान में आवाजें आ रही। 55%. हाँ, वो जल्दी आ। तो लगातार मेरे कानों में वो बोल रहा है कि सामने 3 लोग हैं, एक खुश है या वो आपकी तरफ आ रहा है। ये चेहरे भी पहचान सकता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति की फोटो 3 बार लेकर उसका नाम लिख दें, तो वो फिर अगले बार से नाम बोलेगा, ये बैठे हुए हैं, ये आ रहे हैं आपकी तरफ। ये टेक्नोलॉजी अभी जैसे मैं देखिए कि इसी का ही एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 11:38 a.m. Current 50%. Channel. Current scene preview. Currency person. Product. Document. Short text. जैसे इसमें अब ये मेरे पास एक और इसका शॉर्ट टेक्स्ट नाम का एक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैं कोई पेपर इसके सामने लाता हूँ, तो वो उसे पढ़ देता है। Kumar Tweedy. Arvind Kumar Tweedy, senior reporter, a unit of Jacket Precaution Limited, मुझे 50. बताया कि ये एक रिपोर्टर दैनिक जागरण का मिस्टर द्विवेदी का कार्ड है। मुझे फोटो भी नहीं लेनी पड़ी, केवल मैंने इसको सामने किया है और इसने बता दिया है। तो इतना ज्यादा ये एक्यूरेट है, फोटो भी नहीं लेना पड़ता। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये सुविधा अगर मुझे मेरे पास आज वो चश्मा में लाता, तो मैं लगातार क्या हो रहा है, क्या लिखा है, कौन क्या कर रहा है, लगातार मैं जान सकता है। Seeing AI. इसका इस्तेमाल मतलब बहुत तरह की चीजों के लिए किया जा रहा है। Menu. Arvind Kumar channel. Short text. Document. Product. Person.
Currency preview. Channel. Current channel. Scene preview. सीन प्रीव्यू होता है कि मुझे जानना है कि भाई सामने हो क्या रहा है, क्या मामला है, क्या नजारा है। Take picture. तो मैं देख रहा हूँ क्या। Processing. Probably a group of stuffed animals sitting on a desk. Close. Menu. आर्टिफिशियल लैंग्वेज ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी गलतियां करता है। Take picture. Button. Processing. Probably a person sitting at a desk in a room. ठीक है, मेरी सही है शायद। तो इसमें खैर कुछ चीजें मेरे कैमरे को कैसे पकड़ा मैंने, इस पर डिपेंड करती है कि कैसी फोटो आई, और कमरे में कितनी रोशनी, इन चीजों पे भी थोड़ा फर्क तो पड़ता है, उस पर भी डिपेंडेंट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि संभावनाएं कितनी ज्यादा है, क्या पॉसिबिलिटी है मतलब इसकी। तो ये और भी चीजें कर रहा है, कलर पहचान रहा है, नोट पहचान रहा है, इसी तरह से कुछ एक्चुअली इनको जोड़ के भी चीजें बनाई गई है। जैसे कभी जब मीना घर में अकेली होती है और मान लीजिए उसे किचन में काम करना है और 2 मसाले के पैकेट एक जैसे, अब कौन सी चीज क्या है उसे जानना है, तो वो जान पाती है इन चीजों का इस्तेमाल करके। कुछ चीजों में कुछ और चीजें भी यूज करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए, सब मैं आपको रियल बता रहा हूँ, घर पे मीना ने ट्रेडमिल पे थोड़ा एक्सरसाइज किया। अब ट्रेडमिल में लिखा आता है कि आप कितने किलोमीटर चले, कितनी कैलोरीज बर्न की। अब ये उसमें वो टॉकिंग वॉकिंग तो होता नहीं, उसमें छोटे छोटे स्क्रीन होते हैं, उस पर लिखा होता है। तो मोबाइल में हमारे पास एक ऐसी भी ऐप है कि हम उससे किसी दूसरे साइटेड पर्सन की सहायता ले सकते हैं। मोबाइल आप चलाएंगे उसमें, तो दुनिया में किसी भी कोने में कोई दूसरा व्यक्ति आपसे फिर बात कर पाएगा उस ऐप के जरिए, और वो आपके मोबाइल कैमरे से देख सकता है। फिर आप उसको दिखाओ कि देखो भाई जरा मेरे लिए ये बताओ, ये ट्रेडमिल में क्या लिखा है, या कोई भी आप ये सामान पहचानने में मदद करो, जो भी आप उससे करवा सकते हैं। तो ये सब भी सुविधा अभी ऑलरेडी है। जिसके पास मोबाइल है वो चाहे तो अभी से शुरू कर ले, फ्री है, कोई पैसे नहीं देने। तो इस तरह से अच्छी नई चीजें बनाई जा रही है, सारे तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके। ओके, मैं आई थिंक थोड़ा सा कुछ आप लोग का कुछ फीडबैक या क्वेश्चंस के लिए रुकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबा बोल लिया। आई एम नॉट श्योर आप सारा कुछ आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो प्लीज हाँ कोई भी जरा कुछ पूछना चाहे तो मुझे बताएं। मैं ऋषि कुमार शर्मा, करंटली एम्प्लॉई हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बताया जो शॉर्ट टेक्स्ट पढ़ने वाला जो ऐप है, इसका तो नाम बता दीजिएगा। ठीक है, जरूर बताता हूँ। हाँ, मैंने आपको शॉर्ट टेक्स्ट दिखाया था आईफोन पे, सीइंग आई, उसका स्पेलिंग है SEEING स्पेस AI, सीइंग AI, आई भी बोलते हैं, सीइंग आई या सीइंग AI। ये फ्री ऐप है, लेकिन फिलहाल आईफोन पे है। ये एंड्रॉइड पे आने वाला है, लेकिन फिलहाल आईफोन जिसके पास है वो उसको इंस्टॉल कर सकता है। इसके अंदर शॉर्ट टेक्स्ट यानी कि चलते फिरते कुछ भी पढ़ लो, आप दरवाजों पे नाम पढ़ लो, बस के नंबर तक पढ़ लो, साइनेज पढ़ लो, या इसमें और भी ऑप्शंस थे जैसे लोगों को पहचानना, सामान पहचानना, कलर पहचानना, ये सब कुछ इस ऐप के अंदर। इससे पहले मैंने जो आपको थोड़ा पहले दिखाया था ID, वो आज भी एंड्रॉइड में है, उसमें भी करीब सेम सुविधाएं हैं। जैसे मैंने उसे हिंदी पढ़ के दिखवाया आपको, इंग्लिश पढ़ के आप दिखा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे भी सामान पहचान सकते हैं, लोग पहचान सकते हैं। और उसमें एक दो चीजें और भी अच्छी सुविधाजनक है, मेरा ख्याल है कि वो बड़ी काम की है। Device unlocked. सिक्योरिटी के 11:45. हिसाब से अभी आपको दिखाता हूँ। Back button. Take picture button. Double back button. Advanced OCR button. View 4 column 2 in accessible camera button. Where am I button column 2. जैसे देखिए
Double tap to activate. मैं ये ऑप्शन यूज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ उसके बारे में। GPS accuracy 20 kilometers. Current address Himachal Pradesh University. Shri Samarhill, Shimla, ठीक है, देखिए इसमें ये आप Himachal शायद आप सारा नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन ये मैंने इसमें क्या किया कि ऐप चलाकर इसके अंदर एक ऑप्शन यूज किया, वेयर एम आई, कि मैं कहाँ हूँ। तो इसने बोला कि शिमला और हिमाचल यूनिवर्सिटी और थोड़ा और एड्रेस बता रहा है मुझे। Current address Himachal Pradesh University, Boilerroom, Shri Samarhill, Shimla, ठीक है, Himachal Pradesh यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह बता रहा है 2005 India. और आसपास क्या है ये भी बता रहा है मुझे। Vice Chancellor Office 17 meters type establishment. वाइस चांसलर ऑफिस बहुत पास है। Double tap to activate. यहाँ तक कि कुछ रेस्टोरेंट्स के बारे में बता रहा है। ये सम फास्ट फूड है, यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम भी पास है। Department of Biotechnology. इससे देखिए अगेन कितनी सुविधा है कि मान लीजिए कोई हमारी विजुअल इम्पेयर्ड Fastest route 1146. सिस्टर जा रही हो ऑटो में, बस में, श्योर ना हो कहाँ पहुंच गए, तो आप कभी भी ऐप चलाते रहो, आपको पता रहेगा आप कहाँ हो। या आपको कोई नई जगह जा रहे हैं, उसका पता आप ऑटो वाले को बता सकते हो कि मतलब इसमें जैसे मैंने कोई भी नाम ले लिया तो ये उसका डायरेक्शन भी बता सकता है कि कैसे वहां जाना है, कितने मीटर सीधा चलना है, फिर दाएं बाएं, जो गूगल मैप्स में कई लोग यूज करते हैं। तो वो ये सुविधा इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी है। एक तो आपको सिचुएशनल अवेयरनेस, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी आप करना है, और आप चाहें तो नेविगेशन में मदद, यानी कि कहीं से एक दूसरे जगह से एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद, ये सब भी इसके अंदर है। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहे? क्योंकि आप काफी एक्टिव हैं इस मामले में, एक्सेसिबिलिटी असिस्टेड टेक्नोलॉजी के मामले में। एक चीज मुझे ये बताइए, ये जो थोड़ा सा हर चीज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो सारे तभी आपने बताया, क्या इस मामले में कुछ हो रहा है जैसे जो साइट्स पे ना, लाइक इंटरनेट पे जो सिक्योरिटी कैप्चार्स आते हैं या सिक्योरिटी कोड आते हैं, वेरिफिकेशन, वो कई बार बहुत टॉर्चरस हो जाता है एक मेरे जैसे टोटली ब्लाइंड पर्सन के लिए। और उसके लिए अगर आपने सारा फॉर्म भर लिया है, और एक सिक्योरिटी कोड भरने के लिए अगर आपको किसी को बताना पड़ रहा है, हालांकि कुछ सॉफ्टवेयर हैं बट उनकी कुछ अपनी लिमिट्स है, लाइक वेब विजन है और ऑडियो फैसिलिटी भी है वहां पे, बट वो भी उसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती है। तो क्या इस दिशा में कुछ काम हो रहा है? ठीक है, आपकी क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि आप सब चीजें यूज करते हैं, आप समझते हैं सारा, तो मैं आपका आंसर करता हूँ क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा सा मैं ये बात बहुत सारे लोगों के, सब लोगों के लिए बता दूं कि जिनके लिए मेरी आज की बातें नहीं है, उनको शायद ऐसा ना लग जाए कि मैंने कह दिया कि ब्लाइंड पर्सन कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यानी सब कुछ कर सकते हैं, कहीं कोई संभावना ही नहीं, कोई मतलब कोई कमी नहीं है या कोई बाधा नहीं। ये जो बात कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि ब्लाइंड व्यक्ति आमतौर से तो सारी वेबसाइट यूज कर सकता है, लेकिन कई वेबसाइट बनाने वाले जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से पालन नहीं करते, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। इसकी वजह से वो, आपका नाम ऋषि है ना, आप कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट होते हुए भी वो वाली वेबसाइट या उस वेबसाइट का कुछ हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इनकी कमी नहीं है, वो बनाने वाले ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ही गाइडलाइन या इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉलो नहीं की, इस वजह से ऐसा है। और ये चीज जैसे हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो यहाँ पर बड़ा लागू है कि अगर ऐसा सोच लिया जाए कि हम यूनिवर्सिटी की सारी किताबें कंप्यूटर फीड कर देंगे और सारे ब्लाइंड बच्चे पढ़ लेंगे, तो ये मोटी मोटी बात ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिटेल भी है। अगर कंप्यूटर फीड करेंगे तो किस फॉर्मेट में करेंगे, क्या फॉन्ट वगैरह होगा, उसमें कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी होती है जो इंटरनेशनली सब एक्सेप्टेड है, वो एस्टैब्लिश्ड है। वो अगर किसी भी तरीके से कर देंगे तो यूनिवर्सिटी की मेहनत बेकार जाएगी, मतलब कर भी दिया और बच्चों के काम भी नहीं आए। तो टेक्नोलॉजी में एक्सेसिबिलिटी एक शब्द है, उसका मामला भी है
कि डिसेबल व्यक्ति टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, उससे बहुत फायदे उठा सकता है, लेकिन जो लोग वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, किताबें बना रहे हैं, उन्होंने अगर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो वो चीजें फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। और आपके स्पेसिफिक जो आप पूछ रहे हैं कि हाँ आजकल होता है वेबसाइट में कि वो कैप्चा यानी कि क्वेश्चन देते हैं कुछ कि देखो और लिखो, समथिंग लाइक दैट, इमेज में लिखा हुआ जो है वो, तो वो एक्चुअली इसी तरह का मामला है कि जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से वो चीजें नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए तो उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए। जैसे कि एक सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन वहां पे हो, या कुछ आजकल ऑटोमेटेड तरीके भी हैं, जैसे गूगल का है कि वो समझ जाता है, वो इंटेलिजेंट है कि भाई कोई व्यक्ति कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है या कोई हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है। जैसे सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वहां पे मैंने देखा था कि उन्होंने स्पेशली फॉर इम्पेयर्ड पर्सन एक ओटीपी सिस्टम, हाँ रेलवे पे भी है, बड़ी कोशिश करके वो मतलब फोर्स करके कुछ हद तक कराया गया है। तो ओटीपी भी हो सकता है, बैंक में भी ओटीपी होता है कई बार। तो आप फिलहाल मैं तो यही बोलूंगा कि बी माई आइज ऐप का इस्तेमाल कीजिए, आप ट्राई कीजिए। मतलब बी माई आइज वही ऐप है जो आप फोन पे डाल सकते हैं। ऐप खोलेंगे, उसमें बटन आएगा रिक्वेस्ट फॉर वॉलंटियर, कुछ समय लेगा, थोड़ी देर बाद आमतौर से आप दूसरी साइड से किसी की आवाज सुनेंगे। आप उस व्यक्ति को बोलिए कि मैं अपना मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ करता हूँ, प्लीज जो लिखा है पढ़ के समझाओ। वो आमतौर पर हो जाता है, मतलब उसमें संभावना है, वो कई बार हो जाता है। आप क्योंकि दूसरी चीजें जानते ही हैं, वो चीजें अगर नहीं काम करती तो ये चीज आप फिलहाल के लिए ट्राई कीजिए। बाकी फील्ड में काम करने वाले लोग ये कोशिश में है या चाहते हैं कि लोग उस तरह का विजुअल कैप्चर हटा दें, तो वो जब होगा तब होगा। फिलहाल तो ये ऑप्शन है। ठीक है, ये लोग कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अभी 3-4 साल पुरानी बात है, आगरा यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस थी, वीना और प्रशांत दोनों वहां थे, मैं भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था। तो वहां से जब यूनिवर्सिटी से निकले, आगरा यूनिवर्सिटी से, तो इन्होंने पूछा आप कैसे जाओगे। मैंने कहा दिल्ली तक बस से जाऊँ, तो वहां से ट्रेन लूंगा। तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो, हमारे पास गाड़ी है, ड्राइवर है, हमारे साथ चलो। तो ड्राइवर शायद उस रास्ते से वाकिफ नहीं था, उसने आगरा यूनिवर्सिटी से निकलते हुए कहा कि सर यमुना एक्सप्रेसवे का आप मुझे रास्ता बता दो। मैं भी नया था मुझे, तो वीना ने तुरंत बोला कि मैं नेविगेशन ऑन करती हूँ, मैं बताती रहती हूँ, 1 सेकंड में समस्या का समाधान। हाँ जीपीएस बहुत कितना जीपीएस ऑन किया इन्होंने, और ये रास्ता गाइड करते हुए हमें यमुना एक्सप्रेसवे तक ले आए। हम आराम से इनकी होंडा में बैठ के एक्सप्रेसवे पे दौड़ने लगे। ये 4 साल पुरानी बात है, शायद 4 साल हो गए। अच्छा, तो मैं आपको तीसरी चीज बताने वाला था। तो अभी मैंने देखिए आपको टेक्नोलॉजीज बताई थी जो हमारी रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करती है मेनली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। और एक जो चैलेंज आता है वो है मोबिलिटी करने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की। उस संबंध में मैंने आपको थोड़ा सा उसका शुरुआत की थी बताना कि जैसे मोबाइल में कुछ ऐप है, आप अभी कहाँ है, आसपास क्या है, और जिस जगह पे जाना है उस जगह का डायरेक्शन ले सकते हैं। जैसे आप आगरा से हमने दिल्ली या यमुना एक्सप्रेसवे का डायरेक्शन उसमें से ले लिया और लगातार हम आते रहे। तो इसमें कुछ और चीजें हो रही हैं और कुछ और चीजें करने की भी जरूरत है। तो आउटडोर नेविगेशन यानी कि घर से बाहर, उसमें तो मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, अभी बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, कई ऐप्स हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे ऐप भी हैं जो आप ऑन करके छोड़ दें और वो लगातार जैसे आप चल रहे हैं वो लगातार बोलता रहता है कि अच्छा बाईं तरफ अब इसी मिठाई की दुकान गई, दाहिनी तरफ अब ये है और सामने ये है। एक तो आपको ऐसे लगातार बोल भी सकता है, या फिर आप उस ऐप में कुछ स्पेसिफिक सेटिंग कर दें। मान लीजिए आप एक मार्केट में गए हैं, आप केवल कपड़ों की दुकानों में इंटरेस्टेड है, तो केवल कपड़ों की दुकानें बताएगा कि अच्छा बाईं तरफ इतने मीटर पे, प्लस वो एक क्लॉक का एक तरीका होता है जैसे बताना कि ये दुकान 11 o'clock पे है,
यानी कि 11 o'clock यानी घड़ी आप समझे तो सीधे की जगह थोड़ा सा लेफ्ट में, तो उस तरह से बताता रहता है। तो आउटडोर में तो खैर बहुत ऑप्शन है हमारे पास। इंडोर नेविगेशन यानी कि एक बड़े ऑफिस बिल्डिंग में घुस गए, अब किसी एक कमरे तक जाना है तो कमरा कैसे पहचाने, वहां तक कैसे जाने, वहां पे ये जो टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। जो बाहर काम करती है वो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि ऊपर आसमान में सैटेलाइट से सिग्नल लेती है। तो जब बिल्डिंग के अंदर आते हैं तो सिग्नल नहीं मिल सकते और वो नहीं चलेगी फिर। तो इंडोर नेविगेशन के लिए कुछ सॉल्यूशंस आए हैं, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेड नहीं है। पूरी तरह मतलब नहीं है, बहुत रेयरली एक दो लोगों ने उसके बारे में कुछ किया है। तो उसमें कई संभावनाएं हैं। जैसे मैंने अपने ऑफिस में दिल्ली में छोटा सा एक काम किया है कि हमने जैसे हमारे अपने ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऑफिस का जो पूरा एरिया है उसमें हर दरवाजे पे जैसे आमतौर से लोग नाम लिखते हैं, साइनेज यानी कि किसका कमरा है। तो हमने वो प्रिंट में भी लिखा है, ब्रेल में भी लिखा है, साथ में क्यूआर कोड एक छोटा सा एक बारकोड जैसा ग्राफिक होता है, वो भी प्रिंट करके डाला है। तो उससे ही संभावना बन गई है कि अगर कोई लाइन व्यक्ति अपना मोबाइल फोन का ऐप खोलकर उस हमारे कॉरिडोर से गुजरे तो उसको मोबाइल फोन लगातार बताता रहेगा कि अच्छा इसका कमरा, इसका कमरा, फिर किसका कमरा। तो इसी तरीके से कुछ और चीजें हैं, कुछ मॉल, कुछ एयरपोर्ट ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपका मोबाइल ही आपको बताता रहता है कि कहाँ पे क्या है, या आप उस मोबाइल में पूछ लो कि किसी कमरे तक कैसे जाना है, वो बताएगा फिर आपको कि कितना आगे जाना है, कौन सी सीढ़ी लेनी है। तो इंडोर नेविगेशन में थोड़ा मैं बोलूंगा कि चैलेंज बाकी है, वो काम अभी थोड़ा चल रहा है, उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल होते नहीं हुए। वहां पे व्हाइट केन जो है वो बहुत मददगार है ब्लाइंड बच्चों के लिए। स्मार्ट केन वगैरह भी आई है जो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल वगैरह पहचानने में मदद करती है, सामने कुछ चीज हो तो थोड़ा एक वाइब्रेशन से अलर्ट कर सकती है। ये चीजें तो हाँ। तो अभी एक और सॉल्यूशन बनाई गई है बस आइडेंटिफिकेशन की। उसमें ये होता है कि लाइन बच्चों के पास, लाइन लोगों के पास एक छोटा सा एक रिमोट होगा, उसमें 2 बटन होंगे, एक सर्च बटन और एक सेलेक्ट बटन। तो मान लीजिए बस स्टॉप पे खड़े हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सी बस आ रही है, तो सर्च बटन दबाएंगे तो जो 2-3 बसेज आ रही होंगी उसके रूट नंबर वो डिवाइस जो रिमोट है हाथ में बोलता है। जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ पे बसों के एक नंबर होते हैं, तो वो 2 या 3 या 4 नंबर जो भी उस तरफ आ रही है मेरी तरफ वो बोलता है। फिर मुझे जिस बस पे जाना है उस बस के नंबर बोलने के बाद सेलेक्ट बटन दबाना होता है। फिर बस के दरवाजे से आवाज आने लगती है। बस जैसे मान लीजिए सामने आई, आके रुक भी गई लेकिन मुझे पता भी नहीं लगेगा, तो दरवाजे से आवाज आती है ताकि मुझे पता लगे कि अच्छा बस रुकी, कहाँ रुकी, दरवाजा कहाँ है और मैं बस पे चढ़ जाऊँ। तो ये टेक्नोलॉजी दिल्ली में सक्षम और IIT दिल्ली ने बना ली है। कुछ पैसे में लगा है, अभी थोड़ी सी लगा है। उसमें तो ये सरकार की मदद चाहिए कि वो सारे बसों में लगाए। हर बस में एक चीज लगनी पड़ती है तभी काम करता है। तो कुछ अहमदाबाद में भी ये थोड़ा चल रहा है ट्रायल, कुछ बसों में लगा है, बॉम्बे में भी कुछ बस में लगा है, कुछ लिमिटेड बस में फिलहाल अभी लगाकर चलाया जा रहा है, लेकिन ये काम इस तरह से है। ओके, हाँ, अच्छा, हमारी एक्चुअली एक वीडियो थोड़ा सर्कुलेट होती रहती है जिसमें वीना और मैं घर पे क्या इस्तेमाल करते हैं वो उसमें कुछ दिखाई गई है चीजें, तो वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि हमारे पास हम लोग कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। तो मैं और वीना वहाँ दिल्ली में अकेले रहते हैं, हमारे और साथ में कोई फैमिली मेंबर नहीं है। तो मैं पार्शियली ब्लाइंड हूँ, मुझे थोड़ा बहुत नजर आता है, वीना को बिल्कुल नजर नहीं आता है। दोनों को ही ज्यादातर सुबह जाना होता है ऑफिस अलग अलग और बाद में लौट कर आते। तो
वहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। वीना कुकिंग में बहुत अच्छी है, अकेला सब कुछ करती है, बहुत बढ़िया। लोग सीखने आते हैं इससे कुकिंग की कैसे करती है। तो आम चीजें तो यूज करती है, जैसे मान लीजिए आम गैस स्टोव वगैरह, लेकिन हमने थोड़ा कुछ कोशिश भी की है थोड़ा आसान बने। जैसे टॉकिंग माइक्रोवेव ओवन हमारे यहाँ पे है, जो बोलता है, टॉकिंग मशीन है वो। कुछ चीजें टॉकिंग होनी जरूरी नहीं है, बस हम थोड़ा पहचान कर सूटेबल मॉडल खरीदते हैं जिसमें छूने वाले, टच करने वाले नहीं, दबाने वाले बटन हो, नॉब्स हो जो पहचाने जा सके। जैसे एयर फ्रायर हो गया, या मिल्क बॉयलर जो मिल्क बॉयल होने पे विसल करता है, सीटी देता है। आपको देखना जरूरी नहीं है कि मिल्क बॉयल हुआ नहीं हुआ, वो विसल करता है जब हो गई तो। इसी तरह से एक लिक्विड लेवल इंडिकेटर, एक छोटी सी मशीन आती है। आप अगर कप में चाय डाल रहे हैं तो कैसे पता लगे कि भर गया? आमतौर से लोगों के लिए मुश्किल होता है कि वो ज्यादा डाल दें, गिर जाए या कप छोड़ दें। तो छोटी सी चीज होती है जो कप में आप लटका देते हैं, और जब आप चाय भरने वाली होती है तो वो बीप बीप करता है, फिर आप समझ गए कि हो गया, तो फिर आप दूसरे कप में डालिए। तो इस तरह की एक चीज भी हमारे पास है। ऑडियो लेबलर एक चीज है। तो जैसे मान लीजिए वीना को पहचानना है या जानकर रखना है कि भाई इतने कपड़े हैं तो कौन सा कपड़ा किस कलर का है या किस डिजाइन का है, तो कपड़ों में या पेपर में, फाइलों में कहीं भी आप छोटा सा स्टिकर चिपका सकते हैं। और एक छोटा सा पेन सा है, पेन से पहली बार स्टिकर जब लगाएंगे तो आप बोल कर रिकॉर्ड करते हैं ये चीज है क्या, ठीक है, कि ये व्हाइट कलर का ट्राउजर है। पहली बार आपने स्टिकर लगाकर पेन में पेन को साफ टच करा के बोल दिया, आपकी आवाज रिकॉर्ड हुई। अगली बार आपके 10 कपड़े पड़े हैं, आप पेन से जब टच करेंगे तो वो बोलता है जो आपने रिकॉर्ड किया था, आप पहचान सकते हैं ये चीज है। तो वो भी हमारे पास वहां है। एक चीज जो हमने बड़ी मामूली चीज हमने इस्तेमाल की, लोगों को बहुत पसंद आई है, कि जैसे वीना को कई बार अकेले घर आना होता है, वाइफ के लेकर घर आ रही होती है, तो हमारी कॉलोनी कुछ ऐसी है कि आप जब सड़क पे चल रहे हो तो कई एक जैसे बिल्डिंग या कट या रास्ते आते हैं, एक के बाद एक जैसी घर है, तो कौन सा एग्जैक्टली हमारा है वो पहचानने में मुश्किल होती है। तो हमने क्या किया है कि वीना के बाद एक छोटा सा रिमोट होता है, और हमारे घर के बाहर, अंदर नहीं बाहर, एक कॉल बेल जैसी चीज लगी है। तो जब उसे लगता है कि वो आसपास आ गई तो उस रिमोट में बटन दबाती है, तो हमारी बिल्डिंग के बाहर से वो बेल बजता है, तो उसे बजा कर आवाज को फॉलो करके आती है। तो ये एक्चुअली जो ऑफिस में यूज होता है कॉल बेल, ये वही चीज है, उसको हमने बस घर के बाहर लगा दिया, रिमोट अपने साथ रखा। आपने देखा ही होगा ऑफिस में होता है थोड़ा सा बाहर के स्टाफ को बुलाने के लिए रखते हैं, वही चीज है, उसका हमने इस तरह से इस्तेमाल किया। और क्या है हमारे पास? हाँ, टॉकिंग वेइंग मशीन है, अपना वजन लेने के लिए। किसी से ना पूछना पड़े। पूछना पड़े कितना वजन है वजन। अच्छा, टीवी भी इस बार हमें टॉकिंग मिल गया है, उसमें हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे मैंने मोबाइल दिखाया वैसा ही है, उसमें आप यूट्यूब या कोई भी चीज सर्च करके वो चीजें चला सकते हैं। हाँ, ठीक है। जब बैंक नोट्स कैसे पहचानते हैं उसके बारे में? अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम के बाद क्या ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है जो आपने पूछा मुझसे। तो इसमें मैंने बड़ा काम किया है, तो मुझे थोड़ा नजर आता है कि मुझे भी ना नोट पहचानने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने करीब आज से 7-8 साल पहले, 6 साल पहले, एक रूपी चेकर नाम का इंडियन करेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए एक सस्ता और बड़ा सिंपल डिवाइस बनाया था। ठीक है, मेरे पास है, शायद मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। तो क्या था कि 2016 से पहले, हाँ 16 के दिसंबर से पहले, हाँ, हमारे इंडिया में जो नोट्स थे पूरे 5 रुपए से लेकर के उस समय जो 1000 रुपए के नोट थे, वो सभी नोट के साइज में थोड़ा थोड़ा फर्क था, है ना। नोट छोटे से बड़े होते जाते थे। 20 और 50 रुपए के नोट लंबाई में बिल्कुल सेम थे, लेकिन चौड़ाई में अलग थी।
तो साइज में डिफरेंस का फायदा उठाते हुए मैंने एक वॉलेट जैसी चीज बनाई थी, पर्स जैसी चीज, जिसमें आप नोट रख दें। नोट जब रखे हुए हैं तो उसमें कुछ ऐसे मार्क्स लगे हुए हैं कि आप कभी भी छू कर पता कर सकते हैं कि कौन सा नोट क्या है। साथ ही साथ मैंने एक सिग्नेचर गाइड कम रुपी चेकर बनाया था, एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड जैसा साइज का, डेबिट कार्ड जैसा साइज का प्लास्टिक का पीस। उस पे अगर नोट लपेट दें तो आप कभी भी तुरंत पहचान सकते थे कि कौन सा नोट कितने का है, और उसको आप सिग्नेचर गाइड के लिए भी यूज कर सकते थे। वो चीज मैंने बनाई, उसके लिए मुझे पेटेंट मैंने किया था, और मैंने करीब 8,000 पीसेस इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो सेल किए गए बड़ी मामूली कीमत पे। मैंने जब ये चीज की तो मैंने एक्चुअली कई देशों का ये स्टडी किया था कि बाकी देशों में लोग क्या करते हैं। मॉरिशस ने मुझसे पिछले साल अपनी देश के लिए बनवाया ये चीज, मैंने वहां पे बना के 5,000 लाइन लोगों को बांटा। अच्छा, अब लेकिन क्या हो गया, आप जानते हैं कि जो अब नए नोट आए हैं तो उसमें ये साइज का डिफरेंस खत्म हो गया है और कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स उल्टा सा हो गया है। जैसे अभी 100 का नोट पूरा 200 नए नोट से बड़ा है, या 500 से भी शायद बड़ा ही है, और आज का 200 का नोट शायद पुराने 20 के बराबर है लंबाई में। तो इस तरह का बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है कि साइज के बेसिस पे तो ब्लाइंड व्यक्ति अब नहीं पहचान सकता। फिलहाल कुछ मोबाइल ऐप्स, कई मोबाइल ऐप तो ये काम कर रहे हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, टॉकिंग मोबाइल, ऐप खोल करके आप रखेंगे तो पहचान रहा है कि भाई ये 500 है, 200 है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सबके लिए इतना आसान नहीं है और थोड़ा टाइम लगता है, कभी रेयरली गलती भी करता है। तो मैं कोशिश में हूं कि एक दूसरी चीज बनाऊं इसके लिए। अमेरिका में क्या है कि सारे डॉलर एक साइज के, $1 से लेकर $100 हूबहू सेम डॉलर लंबाई चौड़ाई का होता है। वैसे उनकी गलती है, उन्होंने बाद में पहचाना उसको। तो वहां की सरकार ने क्या किया है, छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो फ्री में देती है, जिन ब्लाइंड लोगों को चाहिए उनको देती है। वो छोटी सी मशीन को जब नोट से टच कराते हैं तो बोल देता है कि इतने डॉलर। तो कुछ उसी पैटर्न पे मैं बनाने की कोशिश में हूँ। हमारा चैलेंज ये है कि जब बनेगी चीज तो कुछ तो मतलब 500,000 रुपए की बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक चीज होगी, उसमें बैटरी होगी, उसमें कुछ सेंसर होंगे। हमारे यहाँ दिक्कत होती है अफोर्डेबिलिटी की, हर कोई इसको अपने आप खरीद नहीं सकता, शायद सरकार से ही डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा। तो वो सब कुछ चल रही बात है, देखता हूँ क्या करता है। तो अभी तो ये वाकई में एक समस्या है। हाई कोर्ट में केस किया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस बात को समझा है, गवर्नमेंट को नोटिस दी है। इस वक्त ब्लाइंड ग्रुप से आरबीआई को बोला है कि आप ब्लाइंड जो ग्रुप्स हैं उनसे सजेशन लो, बात करो और कुछ बदलाव करो। हमारा था कि जो नए नोट्स आ गए और लगातार नए आ रहे, 20 रुपए का भी नोट आ गया, 10 का भी आ गया, और सब में साइज का इतना प्रॉब्लम हो गया। बल्कि आम लोग भी कहते हैं कि उनको बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी चीज क्या है, मतलब वो सहजता नहीं रही जो पहले थी। तो देखते हैं सरकार क्या करती है। सरकार तो सर जो आप लोग एटीएम कार्ड यूज करते हो, एटीएम, हाँ, उसकी बात। अच्छा, लेकिन एटीएम में तो ये हुआ है कि कई लोगों की एडवोकेसी एफर्ट से हमारे रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है कि हर बैंक को कम से कम उनका जो 1/3 एटीएम है वो टॉकिंग बनाना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि 1/3 तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा, मेरा अंदाजा है कि 15 या कुछ ऐसा 15,000 या ऐसा कुछ नंबर हो चुका है। उतने टॉकिंग एटीएम अभी देश भर में लगे। टॉकिंग में क्या होता है कि जब आप जाएंगे तो सब लोग सेम ही लगता होगा वो, उसमें बस एक हेडफोन जैक होता है। आप अपने मोबाइल वाला या कंप्यूटर वाला हेडफोन ले जाएं, जैसे ही आप उस जैक में घुसाएंगे और कान में लगाएंगे तो वो आप सुन पाएंगे, बोल पड़ेगा वो। और केवल जो नंबर उसमें होते हैं 1 2 3 वाला नंबर वाला कीपैड, उसके जरिए आप बैलेंस चेक करना और पैसे निकालना, ये 2 काम कर सकते हैं। डेबिट कार्ड लगाइए एटीएम में
वो बोलता है और अब बड़े एकदम मतलब जहाँ पे चल रहा है वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई असुविधा ही नहीं। और एक मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट बनाई गई है talkingatmindia.org, ठीक है, talkingatmindia.org। उससे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि शिमला में टॉकिंग एटीएम कहाँ का है, कौन कौन सा है, उसमें पूरी लिस्ट है जिन बैंकों का है। तो आप विजुअली इम्पेयर्ड लोग ट्राई कीजिए, पहचान लीजिए कि भाई शिमला में कौन 2 4 5 है, तो आप वहां जाएंगे तो अपने आप पूरा काम कर पाएंगे। यहाँ हमारे स्कूल के कैंपस में कई एटीएम लगे हैं और कोई भी उसमें से टॉकिंग सॉफ्टवेयर के साथ नहीं है। तो अभी हमारी यूनिवर्सिटी के 20 बच्चों ने, जिसमें कि 10 विजुअली इम्पेयर्ड हाईकोर्ट को काफी समस्याओं को लेकर के एक लेटर लिखा और वो बड़ी अच्छी सख्त जनहित याचिका यानी कि PIL ट्रीट हो चुकी है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को नोटिस इशू हुआ है। अभी मुझे लगता है जल्दी ही उसकी कंप्लायंस हो जाएगी और हमारे कैंपस के एटीएम टॉकिंग एटीएम में जो है चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट। बच्चों को मैंने RTI के लिए इनकी वर्कशॉप लगाई, जितने हमारे यहाँ डिसेबल्ड हैं उनको PIL कैसे करें थ्रू लेटर, इसकी ट्रेनिंग दी और उसके रिजल्ट आ रहे हैं। 5% रिजर्वेशन हमारी यूनिवर्सिटी ने नहीं लागू किया, जबकि एक्ट कहता था 5% रिजर्वेशन दे। आप पुराने एक्ट के हिसाब से 3% रिजर्वेशन दे रहे थे। एक लड़की हिंदू है चंबा की, वो निराश हो चुकी थी, उसको पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन नहीं मिला और उसके एक छोटे से लेटर ने 5% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करा दिया और वो तो मैं इस तरीके से भी इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करो, अपनी लाइफ में अपने राइट्स को भी पहचानो और राइट्स पहचानने के बाद उसका सोल्यूशन किस रास्ते से निकलेगा। वो रास्ता RTI है, वो रास्ता हाईकोर्ट में PIL है, वो रास्ते और भी कई रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों का इस्तेमाल हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे कर रहे हैं। अभी अच्छा मुझे कोई क्वेश्चन आया कि थोड़ा स्मार्ट केन के बारे में बताइए। तो स्मार्ट केन एक डिवाइस है जो सक्षम और IIT दिल्ली दोनों मिलकर बना रहे हैं और गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें जो आम वाइट केन है जो छड़ी यूज होती है चलने के लिए, उसके ऊपर एक हैंडल अलग से लगाया जाता है। उस हैंडल में कुछ सेंसर्स लगे हैं। तो इस केन का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसमें एक बात पहचानने की बड़ी जरूरत है कि अगर लोग ऐसा सोचे कि स्मार्ट केन ले लिया तो चलने फिरने की सारी समस्या सॉल्व और हर चीज जो मेरे आगे पड़ी होगी या मुझे जो आगे बाधा होगी वो पहचानेगा, तो वो ऐसा नहीं है। इसका पर्पस क्या है कि एक लिमिटेड पर्पस है कि जब लाइन व्यक्ति चल रहा हो तो उसे घुटने से ऊपर की कोई चीज हो, अगर कोई एक मान लीजिए जैसे खिड़की का पल्ला खुला हुआ है, कूलर किसी कॉरिडोर में आप जा रहे हैं, किसी बाहर निकला है, या सड़क पे चल रहे हैं और सामने बस या ट्रक खड़ी है। ऐसे में आमतौर से क्या होता है कि जो छड़ी होती है वो ट्रक या बस के नीचे आ जाती है और हमारा फेस, हमारी छाती सही सीधा टकराती है। आमतौर से ये हुआ करता है क्योंकि छड़ी जमीन पे पड़ी हुई जो चीज है, पत्थर या कुछ और, वो तो डिटेक्ट कर सकती है। जो लोग स्टिक सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं उनको सिखाया जाता है स्टिक को सामने की तरफ रखकर टैपिंग करके चलना है और उससे वो जमीन पे पड़ी चीजें तो पहचान लेते हैं, लेकिन जो ऊपर लटकती हुई चीजें होती है वो नहीं पहचान पाते। तो इसमें जो सेंसर है इसका काम इतना ही है कि जो ऊपर की लटकती हुई चीजें हैं, घुटने से ऊपर है, उसको वो डिटेक्ट कर ले और एक वाइब्रेशन के जरिए वार्निंग दे। इस केन का सही इस्तेमाल के लिए जो 1-2 घंटे की ट्रेनिंग बड़ी जरूरी होती है। इसमें क्या होता है कि वाइब्रेट तो हमेशा करेगा ताकि वो बता सके कि मैं चल रहा हूं, मैं ऑन हूं। लेकिन जब कुछ ऑब्जेक्ट सामने आएगा उसकी दूरी के हिसाब से अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करेगा, ज्यादा करेगा, कम करेगा। उसको पहचानना पड़ता है कि उसका मतलब क्या है और कितनी दूरी पे कैसी वाइब्रेशन आती है। तो अगर आपके पास ये केन है तो आप उसको इसी नजरिए से इस्तेमाल कीजिए कि चलने फिरने में आपको थोड़ा एक एडिशनल एक सेफ्टी मिल सकती है उससे।
एडिशनल जानकारी हमेशा मिल सकती है। ये नहीं कि वो कंप्लीट समाधान हो गया और आपको शायद स्टिकी नॉट यूज करनी पड़े या आपको जमीन के गड्ढे भी पता लगेंगे या पानी भी पता लगेगा, वो नहीं पता लगेगा। वो केवल कुछ ऊपर की लटकती चीजें पता लगेंगी। और कौन सी बात को कह रहे, सिक्स सेंस की बात कह रहे थे। तो हाँ एक्चुअली तो खैर वो तो क्लियर है कि किसी भी डिसेबल व्यक्ति की या विजुअली इम्पेयर्ड लोग की कोई सिक्स सेंस नहीं होती, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होते, कोई दिव्य अंग नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं अचानक मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ गया, ऐसा नहीं कि मेरे पास अचानक कोई पावर भी आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होती, बल्कि मेरी बॉडी की क्षमता कम हो गई है, आज भी कमी है। तो लेकिन ये होता है कि जो हमारे 5 सेंसेस हैं, हमारी हियरिंग की, देखने की, टेस्ट करने की और बाकी सुनने की, सब जब एक सेंस काम नहीं करता तो कुछ तो मजबूरन और कुछ तो ये है कि हमारा जो ध्यान है वो बाकी 4 में बैठ जाता है, यानी कि हम बाकी जो 4 सेंसेस हमारे पास रह जाते हैं उसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। केवल इतनी बात है कि हम उसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। जैसे दीना मेरे मुकाबले मुझे लगता है उसकी सुनने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है वो इसलिए है क्योंकि जैसे मैं फिर भी कुछ देख रहा हूँ तो मैं लगातार मेरा ध्यान देखने की तरफ है और कुछ समझने की तरफ है। देखकर वो केवल सुनकर समझती है तो छोटे छोटे साउंड भी पकड़ सकती है। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि आम लोगों के मुकाबले सुनने की शक्ति ज्यादा है, उसको 6 सेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों को ये भी लगता था पहले कि हमारी मेमोरी बहुत शार्प है, मेरी या बहुतों की आज भी लगता होगा, या उसको फोन नंबर बोलो याद कर लेता है, 50 लोगों के नंबर याद है, इतने लोगों के पते याद है। अब लेकिन वही लोग के पास अगर टॉकिंग मोबाइल आ गया होगा तो आप पता लगे करेंगे कि उनको कुछ याद नहीं, क्योंकि वो अब जरूरत ही नहीं पड़ी ना। पहले तो कोई तरीका ही नहीं था, कोई चारा ही नहीं था, आपको याद करना ही था क्योंकि आपके पास कुछ जरिया नहीं था कि जरूरत पड़ने पे किसी का नंबर ढूंढ ले। तो वो तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो विजुअली इम्पेयर्ड या डिसेबल्ड वो बिल्कुल आप लोगों की तरह ही है, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं, बल्कि डिसेबल है वो मानना पड़ेगा कि कुछ नेचुरल लिमिटेशन है, लेकिन उनको ओवरकम करने के लिए बहुत से पॉसिबिलिटी है, बहुत से रास्ते। गुड आफ्टरनून सुशांत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत से बच्चे आज हमारे पास यहाँ पे हैं। काइंडली आप जो ये मेजरमेंट जो डिवाइस है उसके बारे में बच्चों को बता दीजिए। कौन सी? जैसे वेट होता है सर, हाइट मेजरमेंट, अच्छा उसके बारे में थोड़ा। अच्छा वेट हाइट वगैरह, हाँ जी जी, अच्छा ओके ठीक है। देखिए वेट के लिए जो वेइंग स्केल होता है, जो हम आम कहीं हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं, एक जमीन पे चीज पड़ी होती है, उस पर खड़े होते हैं और वहाँ पे उसमें मीटर लगा होता है और वो उसमें देख लेते हैं लोग कि कितनी वजन है। तो वो चीज, वो मशीन अलग से टॉकिंग भी बनाई गई है। आप उस पर खड़े होते हैं और वो बोल पड़ता है, स्क्रीन पे दिखाता भी है, बोलता भी है। ये मशीन छोटी किचन वेइंग स्केल भी बनाई गई है, जिसमें कि कम वजन आप नॉक तौल कर सकते हैं, उसमें जैसे वजन डालेंगे तो बोलता है। इसके अलावा लंबाई नापनी हो, अगर जैसे मान लीजिए एक कमरे की लंबाई या कोई 1 मीटर 1 फीट कुछ नापना हो, तो जो आमतौर से लोग यूज करते हैं मेजरिंग टेप, जो फीता होता है, वो फीता ब्रेल वाला भी आ रहा है, जिसमें ब्रेल में मार्क होते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं। तो मेजरिंग टेप तो बड़ी बहुत मामूली कीमत में मिलता है, उसका कुछ खास नहीं, वो सक्षम में मिलता है। और जो स्टूडेंट्स वगैरह है उनको मेजरमेंट के लिए तो आपको पता ही है कि टेक्टाइल ज्योमेट्री किट भी मिलता है, उसमें स्केल होता है, प्रोटेक्टर वगैरह होता है, सब कुछ में मार्किंग टेक्टाइल उभरी हुई ब्रेल वाली मार्किंग होती है, छूकर 1 इंच 2 इंच 5 इंच 10 इंच सब नाप सकते हैं। वो सब तो बड़े आसान तरीके से मिलता है। टॉकिंग वेइंग स्केल जो है वो एक्चुअली एक इंडियन कंपनी बनाती है, लेकिन उसकी थोड़ी उपलब्धता कम है। हेल्थ सेंस नाम की बैंगलोर की कंपनी है, 1000 रुपए का ही आता है, अगर आपको मिल जाए। उसमें थोड़ी मैं देख रहा हूँ कि मॉडल वो कम मिल पाता है। बाकी RNI भी लंदन से मिलता है, वो थोड़ा महंगा है, 4-5 हजार के लेवल पे मिलता है। वो आपको
ऐसी दूसरी जगहों से मंगवाना पड़ सकता है, तो वो मशीन है। थैंक यू। Okay, no, it is very relevant, very nice. Okay, very nice to talk about it. मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ, हिंदी में बताऊँ ताकि ज्यादा लोग समझें। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले ऐसी शुरुआत करता हूँ कि एक जमीर डाले नाम के एक पर्सन है, इंडिया के ही है। तो वो पूरी तरह डेफ एंड ब्लाइंड है, बिल्कुल देख नहीं सकते, बिल्कुल सुन नहीं सकते, लेकिन वो एक बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ में, सेंस इंटरनेशनल में प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। जमीर नाम है उनका, जमीर नाम। तो उनके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ा अच्छा साधन है, उसको कहते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। एक छोटी सी मशीन आती है, मतलब एक स्केल जैसी शेप की, छोटी बड़ी कई तरह की आती है। उसको ब्लूटूथ के जरिए या केबल से किसी लैपटॉप या किसी मोबाइल से जोड़ा जा सकता है। उसके बाद जो जानकारी कंप्यूटर में या मोबाइल में आ रही है वो उसी मशीन पे ब्रेन में आती है। उसमें कुछ पिन्स होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, हाँ, वो रन टाइम में होते हैं, यानी कि स्क्रीन पे आपने एक लाइन लिखी, वही लाइन उसको ब्रेन में आ रही, उसको छू कर पढ़ सकते हैं ब्रेन में। जैसे ही दूसरी लाइन लिखी तो उस मशीन पे दूसरी लाइन आ गई, कोई मैसेज आया वो भी आपने पढ़ा, क्योंकि मोबाइल से भी जुड़ा है, लोगों के कॉन्टैक्ट आए वो भी पढ़ सकते। तो डेफ ब्लाइंड लोगों के लिए केवल एक वही रास्ता है कम से कम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का। उनको भी कंप्यूटर सीखना पड़ेगा और ब्रेल सीखनी पड़ेगी और मशीन उनके पास होनी चाहिए। अच्छी बात है कि वो मशीन अब इंडिया में बनने लगी है और पहले के मुकाबले बहुत कम कॉस्ट में अब आ रही है। तो वो चीज एक्चुअली कई लोग टोटली डेफ भी नहीं होते, हार्ड ऑफ हियरिंग भी होते हैं, ब्लाइंड है, सुनने में कमजोर है, तो उनको भी वही चीज यूज करनी पड़ती है और करनी चाहिए। उसके बाद फिर वो अच्छा काम कर सकते हैं। एक्चुअली एक सेमिनार हुआ था, उसका नाम रखा गया था रीडिंग विदाउट सीइंग, बिना देखे पढ़ना। हम लोग करते हैं ऐसे वर्कशॉप, रीडिंग विदाउट सीइंग नाम देते हैं, कभी 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 उसका नाम थोड़ा उसको और बढ़ाकर लिविंग विदाउट सीइंग करते हैं। कोई छोटा वर्कशॉप भी करते हैं कुकिंग विदाउट सीइंग। तो अभी जो रीडिंग विदाउट सीइंग सेमिनार हुआ था उसमें कुछ बड़े डिक्लेरेशंस किए गए कि अभी कुछ जो बड़ी चीजें इंडिया में उपलब्ध हो गई हैं प्रिंट डिसेबल्ड लोगों के लिए, यानी ब्लाइंड, डेफ ब्लाइंड, लो विजन, डिस्लेक्सिक वगैरह के लिए। उसमें एक ये सस्ते या कम कॉस्ट में रिफ्रेशेबल ब्रेन मशीन है, उसका इंडिया में उपलब्ध होना, उसके बारे में बताया गया। टॉकिंग सॉफ्टवेयर NVDA इंडियन भाषाओं के साथ, उसके बारे में बताया गया, उसका भी लॉन्च किया गया। एक किताब पढ़ने की ऐप सिंपली रीडिंग और सुगम्य पुस्तकालय, उसके बारे में बताया गया। तो ये सब कुछ नहीं डेवलप है अभी और भी। तो कुछ और पूछना हो बताइए, कोई भी रीडिंग राइटिंग किताबें कीबोर्ड से जब करते हैं इंग्लिश में? हाँ जी। अच्छा, प्रशांत जी, वैसे मैं बता दूं, ये बच्चा +2 में पढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा, इसका म्यूजिक की बहुत अच्छी नॉलेज है। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये काफी मतलब अपने आप भी इन्होंने बहुत कुछ जो है वो उसमें किया हुआ है, तो इनको कुछ प्रॉब्लम्स इनकी थोड़ी रहती है, ठीक जैसे कोड या कोऑर्डिनेशन या कुछ। अच्छी बात है, ठीक है। वैसे तुमने बहुत एडवांस क्वेश्चन ही पूछा है, समझ रहा हूँ काफी कुछ करते हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह की बात है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये होगा ही, ठीक है। ये जहां तक लग रहा है वैसे ये चीज जब हाथ में आएगी तभी एग्जैक्ट सॉल्व की जा सकती है। आमतौर से तो मोबाइल पे जब टच स्क्रीन पे जब कीबोर्ड आता है तो उसमें एक लैंग्वेज सेलेक्टर बटन होता है ना, तो वही बटन तुम्हारी ब्लूटूथ कीबोर्ड से भी किसी न किसी की से चलेगा, चलता चीज पहचाननी पड़ेगी, ठीक है, किससे चलेगा वो। और
वो लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लोग करते तो हैं, इसलिए कोई ऐसी समस्या नहीं। उससे भी नहीं हो रहा सर। हाँ ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे वैसे भी ये करना ही चाहिए था कि मैं मतलब एक आगे की जानकारी के लिए या कोई जैसे छोटे बड़े प्रॉब्लम हम बता रहे हैं उसके समाधान के लिए मैं आपको 1-2 फोन नंबर दे सकता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग कोई भी उस पर बात कीजिए और वो हेल्पलाइन इसी वजह से बनाई गई है कि भाई टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग डिसेबिलिटी विजुअल इम्पेयरमेंट तो सॉल्व करें, ठीक है। तो वो नंबर आपको शायद ना हो तो मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, इसलिए फ्री है, कभी भी कीजिए और कोई संकोच मत कीजिए, लंबे कॉल कीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो वो नंबर है 1800 1800 300 20469, ठीक है। नंबर उससे बोल देता हूँ 1800 300 20469। ये इसका नाम हाईवे हेल्पलाइन है। जब आप इस पे कॉल करेंगे तो कॉल जो है या तो दिल्ली के हमारे एनएबी दिल्ली में उठेगी या सक्षम या हाईवे, तीनों में से कहीं पे से इसका जवाब देंगे लोग। वो सारे जवाब देने वाले भी अच्छे विजुअली इम्पेयर्ड टेक्निकल ट्रेन पर्सन ही ज्यादातर है और आमतौर से मुझे लगता है या तो आपका सवाल का जवाब देंगे या आपसे समय मांगेंगे, फिर से फोन करेंगे आपको कि भाई अच्छा आपका आंसर ये है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। 10 से 5 बजे तक, सुबह 10 से 5 के बीच, मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कीजिए आप। तो कोई भी आपको ये मोबाइल ऐप के बारे में पूछना है, कोई किताबों के बारे में पूछना है, कोई जॉब वैकेंसी के बारे में पूछना है, कोई ट्रेनिंग कोर्स पूछना है, कोई भी बात है आप जरूर ट्राई कीजिए। तो आप कोशिश है कि सारी नई जानकारी जुटाकर रखें और लोगों को बताएं। उनका व्हाट्सएप वगैरह का चैनल भी है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। अपना नंबर दे दो तो उनकी तरफ से भी आपको मैसेज आता है। इसका नाम रखा गया है सुगम्य पुस्तकालय, ठीक है। सुगम्य पुस्तकालय इसका नाम रखा गया है। इसमें इंडिया की जो सभी बड़ी एनजीओ है जो किताबें बनाती है लाइव लोगों के लिए, ऑडियो में, ब्रेल में, टेक्स्ट में, वो लगभग सब लोग इसके मेंबर बन चुके हैं, इंक्लूडिंग बुक शेयर इसका मेंबर बन चुका है। ऑलरेडी करीब 3.5 लाख किताबें उस पर डल गई हैं, जिनमें करीब 10,000 ऑडियो बुक्स वगैरह भी हैं, हिंदी की भी है बहुत सारी और इंग्लिश वगैरह की तो खर्च ज्यादा है लेकिन हिंदी भी बहुत है। स्कूल के बोर्ड की बहुत किताबें हैं, जैसे 9 to 12 सारा CBSE का, सारा नेशनल ओपन स्कूल का, यूनिवर्सिटी लेवल की बहुत सारी किताबें, यूनिवर्सिटी की तो है ही है और भी कई जगहों की। और लगातार सबसे मेन बात है कि अभी तो उसकी शुरुआत हुई, लगातार किताबें और डालते रहते हैं। करीब हमारे 26,000 मेंबर भी बन गए हैं। उन लोगों ने 15,000 बार किताब डाउनलोड भी कर लिया है। तो अच्छी लाइब्रेरी शुरू हुई है, अच्छी चल रही है, मेंबरशिप फ्री है। तो मुझे लगता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग आप लोग हैं, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो जरूर बनिए। कोई भी किताब आपको चाहिए उसमें जाके एक बार सर्च जरूर कीजिए, क्या पता वो उसमें पहले से हो, आप होगी तो मिल जाएगी आपको, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए उसे। कंप्यूटर पे ये खोल सकते हैं आप, सुगम्य पुस्तकालय.in वेबसाइट का नाम है। या और भी ज्यादा सुविधा, अगर मोबाइल यूज करते हैं एंड्रॉयड, तो हमारा मोबाइल ऐप है सिंपली रीडिंग नाम का, SIMPLY, सिंपली स्पेस रीडिंग, READING, सिंपली रीडिंग। अभी परसों ही ये लॉन्च हुआ है, फ्री ऐप है। इसको खोलिए आप, इसके अंदर सर्च भी इसी के अंदर कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं बड़ी सुविधा से। खास करके टॉक बैक के साथ का पैटर्न बनाया है।
बुक शेयर और सुगम पुस्तकालय दोनों की किताबें इसमें चलेंगी। आपके पास पहले से किताब पड़ी है वो भी मोबाइल में डाल दो, वो भी चलेगी। सुविधा से चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वो उसमें सब होता है। तो सर, हाँ सर सुगम पुस्तकालय की रिगार्डिंग भी मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब एक फीडबैक था। हाँ बताइए। कि इसमें बहुत कुछ मेरी प्रोग्राम देने हो गए मुझे, एक दो बुक्स की मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो थोड़ा सा अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसकी जो बुक रिक्वेस्ट जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा अच्छा वो बनाने ही किताब थोड़ा सा अच्छा आपने नई किताब बनाने की रिक्वेस्ट दी? नहीं, हाँ जी, नई किताब बनाने की रिक्वेस्ट। ठीक है, ओके। उसमें देखिए ख्याल ये है ना कि आप जब नई रिक्वेस्ट डालते हैं तो उसमें जो लोग मेंबर है उनके पास जाती है। आप कोई किसी के ऊपर है, कोई भी चाहे वो टेकअप कर ले उसको, किसी पे कोई कंपल्शन नहीं है कि वो करे, लेकिन हाँ ठीक है कोई किसी को जल्दी करे तो ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली जैसे मतलब कई संस्थाएं हैं वो तो उनके पास जो बच्चे हैं उनकी किताबें बनाने में पूरा टाइम लगे रहते हैं, तो कई बार दूसरे रिक्वेस्ट नहीं भी ले पाते, लेकिन हो सकता है हो जाए। देखेंगे इसके बारे में। सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। सर जो ई टेक्स्ट बुक्स होती हैं सर, जो एपिक फॉर्मेट में होती हैं, तो सर उनको रीड करने का ये सॉफ्टवेयर है सर? ईपक बोला ना आपने? एपक। हाँ एपक, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो अगर आप किस में पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर? सर लैपटॉप पे, ठीक है। तो लैपटॉप पे सबसे ज्यादा बेहतर जो सॉफ्टवेयर आपको लगेगा वो है, उसका नाम है वाइटल सोर्स बुक शेल्फ। ठीक है, वाइटल सोर्स बुक शेल्फ नाम का है। आप गूगल में सर्च कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर है। पहली बार आपका ईमेल आईडी वगैरह मांग लेगा वो, उसके बाद वो आप मतलब उसमें बुक खोल सकते हैं। ईपक सबसे ज्यादा कंपैटिबल माना गया है वो। ईपक उसमें खोलिए आराम से, टेबल ऑफ कंटेंट देखना और उसको पढ़ना जैसे भी आप चाहे, पेज वाइज सब कुछ ठीक है उसमें। एक तो ये वाइटल सोर्स बुक शेल्फ। दूसरा क्या आपके पास विंडोज 10 है? 8.1, ठीक है। तो एक दूसरा जो सॉफ्टवेयर ठीक चल सकता है आपके पास वो है, उसका नाम है अजार्डी। AZARDI, अजार्डी। इसमें आपको थोड़ा सा कीबोर्ड शॉर्टकट्स उसके पढ़ लेने पड़ेंगे, फिर वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है। ऐसे बहुत सारे हैं। बाकी मोबाइल में तो एक जो हमने अभी लॉन्च किया है सिंपली रीडिंग, उसमें डेजी भी चलती है और ईपक भी चलता है बहुत अच्छी तरीके से। और मोबाइल में तो खैर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर पहले से है, डॉल्फिन इजी रीडर। तो ये सब। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा भी है कि ये जो एप्पल का iOS फॉर्मेट है, अगर डेजी रीड करनी तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है? हाँ, आप स्वागत करेंगे।